Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss how our DNA replicates. So let's move to the board. Replication of DNA. So dear students, आपने कभी सोचा कि ये रेप्लिकेशन क्या होता है और इसको रेप्लिकेशन ही क्यों कहते हैं? तो आइए इसकी लॉजिक बताऊं आपको। सो रेप्लिकेशन, ये वर्ड है रेप्लिका से, नाम तो सुना होगा, अब आप पहचान गए होंगे डेफिनेटली। तो रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी। जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ ब्रांड्स के रेप्लिकास आते हैं मार्केट के अंदर, तो रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी, किसी भी चीज़ की कॉपी कहलाती है रेप्लिका। तो रेप्लिकेशन, शन का मतलब है कि ये प्रोसेस है, मतलब कि कॉपीइंग प्रोसेस है। लेकिन किसकी कॉपी यहाँ पर हो रही है? क्या कोई ब्रांड की कॉपी हो रही है? नहीं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेप्लिकेशन यानी कॉपी हो रही है किसकी? डीएनए की, द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए अब आपका थोड़ा सा पहले प्रीवियस नॉलेज को इस्तेमाल करूं, फिर आगे चल के इसके ऊपर रेप्लिकेशन के ऊपर मैं बात करता हूं। तो मुझे ये बताएं कि ज़रा कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस कहाँ पे पढ़ा था आपने, ये कब होता है? ये आपने प्रीवियस ग्रेड में पढ़ा था, डिटेल के साथ पढ़ा था, एक चैप्टर बता देता हूँ। चलिए मैं चैप्टर का भी हिंट देता हूँ। चैप्टर नंबर 5 द सेल साइकिल, वहाँ पे आपने पढ़ा था। तो वहाँ पर कौन सी जगह के ऊपर हुई थी रेप्लिकेशन? सो होपफुली आपको याद आ गया होगा। सेल साइकिल, यहां से मैं शुरू करता हूं, तरतीब से लेकर चलता हूं। सेल साइकिल की थी 2 फेजेस, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। इंटरफेज डियर स्टूडेंट्स, ये आगे 3 सब फेजेस पे मुश्तमिल थी। पहली थी G1 फेज, जिसको हमने कहा था गैप 1 फेज, जिसके अंदर क्या हुआ था कि बड़ी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही थी, सेल का साइज इनलार्ज हो रहा था, उसके अंदर प्रोटीन्स बन रही थी, उसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस बन रही थी, न्यूक्लियोटाइड्स की प्रिपरेशन हो रही थी, वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके बाद दूसरी फेज थी, दैट वाज S फेज, जिसको हमने नाम क्या दिया था? सिंथेसिस फेज का। और सिंथेसिस का क्या मतलब होता है? कोई भी नई चीज बनाना। क्लियर? और यहां पर क्या हुआ था डियर स्टूडेंट्स, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही गैस करें। मैं अगली फेज पे जाता हूं, दैट इज G2 फेज। G2 फेज के अंदर डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ था कि यहां पर वो प्रोटीन्स बनी थी जो कि चाहिए, विच वर नेसेसरी फॉर द सेल डिवीजन, क्योंकि इससे अगली फेज जो माइटोटिक फेज है, इसमें होनी थी सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के लिए कुछ प्रोटीन्स चाहिए, यानी कि सेंट्रियोल्स बन रहे थे, यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रही थी, यहाँ पर एनर्जी बन रही थी ताकि क्रोमोसोम्स जो है वो अपार्ट हो सके, मूव कर सकें। तो आपने डेफिनेटली गेस कर लिया है कि एस फेज, सिंथेसिस फेज, यहाँ पर क्या हुआ था? देयर वाज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यहां पर हुई थी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए के हर डीएनए की एक रेप्लिका बना था, और ये डीएनए था किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर। तो इस वजह से रेप्लिका बनने की वजह से क्या हुआ था हमारे स्टूडेंट्स कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम was डबल्ड। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया था? डबल हो गया था। मीन्स कि हमारे सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं? वी हैव गॉट 46। तो जब डबल होगा तो कितना हो जाएगा? 46 प्लस 46। क्लियर? क्योंकि डीएनए डियर स्टूडेंट्स यहां पर रेप्लिकेट हुआ। रेप्लिकेट का मतलब कि वो डबल हुआ। तो इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स ये याद रखना आपने कि रेप्लिकेशन कौन सी फेज में हुई थी? इट अकर्स इन द एस फेज ऑफ इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल। तो ये आपकी थोड़ी सी मैंने बेस बनाई। आइए इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली रेप्लिकेशन है क्या।
It is the process in which the parental DNA, पेरेंटल डीएनए मतलब जो पेरेंट्स की तरफ से डीएनए होता है, जो बेसिक डीएनए होता है हमारा, पेरेंटल डीएनए is copied into two daughter DNA। तो उससे एक पेरेंटल डीएनए से बनते हैं दो डीएनए। इसको थोड़ा सा मैं डमी इसकी ड्रॉ कर दूं, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास एक ये डीएनए, जब ये रेप्लिकेट होगा तो उससे बनेंगे दो डीएनए। यस टेस्टर्स, तो इस डीएनए की हुई है कॉपी। इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। एक पेरेंटल डीएनए से, दिस इज पेरेंटल डीएनए, और इससे बनी है ये डॉटर डीएनए, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी कॉपी होंगे, आइडेंटिकल टू ईच अदर। जैसे पेरेंट के अंदर होगा, जो सीक्वेंस इसके अंदर होगा वही एज इट इज इसके अंदर होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स चलते हैं इस रेप्लिकेशन प्रोसेस की तरफ। नाउ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, कि ये ऐसे होता कैसे है, यानी कि एक डीएनए की दो कॉपीज कैसे बन जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर तो स्ट्रैंड्स जो वो हेलिकल हैं। इन ऑर्डर टू जस्ट कन्विंस, आपको कन्विंस करने के लिए या आपको समझाने की हद तक हम इन दोनों स्ट्रैंड्स को बिल्कुल स्ट्रेट अवे ड्रॉ करेंगे। जो डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं उनको हेलिकल स्ट्रक्चर में नहीं बल्कि स्ट्रेट एक लैडर फॉर्म में ड्रॉ करेंगे ताकि हम इसको समझ सकें। सो दिस इज द पेरेंट डीएनए, और ये है उसकी बैकबोन, और इसके अंदर वाली साइड पे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस जो आपस में लिंक हैं। और नाइट्रोजनस बेसिस का लिंक डियर स्टूडेंट्स किस तरह से होगा, उनकी पेयरिंग किस तरह से होती है, वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हमेशा एडेनिन डबल बॉन्ड बनाएगा थायमीन के साथ, और गुआनिन हमेशा 3 बॉन्ड्स बनाएगा साइटोसिन के साथ। क्लियर? तो ये जो लाइंस हैं ये इन्हीं नाइट्रोजन बेसिस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो दीज आर द 2 पेरेंटल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ये आपस में जुड़ी हुई हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कि इन स्ट्रैंड्स को आपस में से जुदा करना है। These have to be aparted, इनको अलग-अलग करना है। तो यहां पर एक एंजाइम काम करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए सर बताता चलता हूं। एक एंजाइम है बाय द नेम ऑफ हेलिकेज। देयर इज एन एंजाइम बाय द नेम ऑफ हेलिकेज। डियर स्टूडेंट्स, आपने जिप देखी है, और ये जिप और उसके साथ अटैच होता है बक्कल उसका, ये बक्कल है। तो बक्कल को आप जैसे नीचे की तरफ मूव करते जाते हैं तो ये क्या होता है कि जिप जो है इस तरह से वो ओपन होती चली जाती है। जितना इसको नीचे लेकर जाएंगे तो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी तरह से हमारे जो ये डीएनए की स्ट्रैंड है ये जिप की तरह की है, इसके भी 2 स्ट्रैंड्स हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं। तो हेलिकेज एंजाइम आएगा यहाँ पर, वो बक्कल का काम करेगा यहाँ पर, और इनके दरमियान मौजूद जो नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान मौजूद कौन से बॉन्ड है, ये वाले, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
तो इन बॉन्ड्स को वो तोड़ता चला जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ जाता जाएगा और डीएनए की स्ट्रैंड ऐसे ओपन होना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द बक्कल लाइक एंजाइम। तो इसने जब एक्ट किया तो यहां से दरमियान में से क्या हो गया कि बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो गए। अब एक पेरेंटल स्ट्रैंड अलग हो गई इस तरह से, लाइक दिस, और दूसरी इसी तरह से वो भी मौजूद है, वो भी अलग होगी, क्योंकि दरमियान में उस एंजाइम ने इनके बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे पूछा जा सकता है कि इनके कौन से बॉन्ड ब्रेक हुए हैं यहाँ पर। तो इनके दरमियान में बॉन्ड थे हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उनको ब्रेक किया उस एंजाइम ने। क्लियर? अब ये अपार्ट हो गए। अब इन दोनों, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, दे विल एक्ट एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड्स। These two are the now template strands. Dear students, टेम्पलेट किसे कहते हैं? आपने देखा होगा, हम किसी भी चीज़ को जब कॉपी करने वाले होते हैं तो उसी की एग्जैक्ट कॉपी बना लें तो उसे कहते हैं ये टेम्पलेट। इसको देख के ये चीज़ बनाओ, जैसे घर का नक्शा देख के उसकी बिल्डिंग बनाओ, तो वो टेम्पलेट होती है कि बनाना कैसे है, किसी भी चीज़ को तामीर कैसे करना है। तो उसके लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं टेम्पलेट। तो आपको पता है कि यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी स्ट्रैंड बना देता हूँ, उसके ऊपर ये समझाने के लिए टेम्पलेट का मायने क्या है। लेट्स सपोज यहाँ पर ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये फॉस्फेट शुगर स्ट्रैंड है, यानी कि इसकी बैकबोन, और यहाँ पर अंदर वाले साइड पे क्या थे, देयर वर द नाइट्रोजनस बेसिस। लेट्स सपोज ये यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, थायमिन, थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन। तो आपको पता है कि जो डीएनए के अंदर जो पेयरिंग होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। मतलब कि इसके सामने जो दूसरी स्ट्रैंड थी उसमें क्या था, यहाँ पर थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन एंड साइटोसिन। ये इस तरह से स्ट्रैंड थी, क्योंकि डीएनए के सामने जो भी दूसरी स्ट्रैंड होगी उसके दरमियान कौन सी पेयरिंग होगी, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि हमेशा एडेनिन के साथ थायमीन, गुआनिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन और थायमिन के साथ एडेनिन। तो ये इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जब ये टूटे तो ये अलग-अलग हो गए, इस तरह से ये बॉन्ड टूट गया इनके दरमियान वाला। अब माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है कि सेल के अंदर मौजूद नई न्यूक्लियोटाइड्स आएंगी। तो यहाँ पर मैं इनको शो नहीं कर रहा है, एडेनिन, गुआनिन को, तो आप समझिए कि सारी यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस लगी हुई हैं। इधर भी थी और इधर भी थी, आपस में अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस थी। तो जो जैसे जैसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस है यहाँ पर, जैसे कि एडेनिन है, तो इसके सामने नई थायमिन आके लग जाएगी। यहाँ पर थायमिन, यहाँ पर दूसरी इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ये नई नाइट्रोजनस बेसिस आकर इसके सामने अटैच होती चली जाएंगी लाइक दिस, और ये स्ट्रैंड मुकम्मल हो जाएगी इस तरह से। तो ये एक डीएनए बन गया। इसी तरह से दूसरी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड थी जो अलहदा हुई थी वो इस तरह से यहाँ पर, और ये भी इससे भी ये दूसरी स्ट्रैंड बनेगी डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब ये दोनों स्ट्रैंड्स अलहदा हुई थी तो दोनों बिहेव कर रही थी एज ए टेम्पलेट। मतलब कि इनके ऊपर वो ओरिजिनल कोड मौजूद था नाइट्रोजनस बेस की शक्ल में। अब नए जो नाइट्रोजनस बेसिस आई हैं वो सिंपली उसकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग के हिसाब से अटैच होती चली गई और वो दूसरी स्ट्रैंड साथ में बन गई। अब इस अगर डीएनए की बात करें तो इसमें ये वाली जो स्ट्रैंड है ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, जिसको हमने कहा था दैट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगी। तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी स्ट्रैंड टेम्पलेट होती है, दैट इज द पेरेंटल स्ट्रैंड। और यहां पर जो आपको ब्लू कलर में जो स्ट्रैंड्स नजर आ रही हैं, दिस वन, these are the newly synthesized strands of DNA। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इनकी पेयरिंग आपस में होगी। सो डियर स्टूडेंट्स,
एक, ये हमारे पास था एक क्रोमोसोम, लेट्स सपोज दिस वाज क्रोमोसोम नंबर 1, और यहां पर क्या हुआ कि क्रोमोसोम नंबर 1 की एक 1+1 यानी कि 2 कॉपीज बन चुकी हैं। एक क्रोमोसोम की कितनी कॉपीज हैं? 2 कॉपीज बन चुकी हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। ये एक एंड से शुरू होता है और दूसरे एंड तक उसकी मुकम्मल तौर पर नई न्यूक्लियोटाइड्स जो कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग के अंदर मौजूद होती हैं वो ऐड कर दी जाती हैं। तो दोनों स्ट्रैंड्स जो होती हैं यहाँ पर बिहेव करती हैं एज टेम्पलेट। तो याद रखना ये MCQ भी, बोथ पेरेंटल स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट्स, दोनों ही यहां पर मौजूद हैं। जबकि इससे आगे एक और इसी तरह से एक प्रोसेस है, आप पढ़ेंगे चल के, ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक जीन कॉपी होता है और उसमें सिर्फ एक ही टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है जो कि कॉपी हो रही होती है, बाकी दूसरी जो स्ट्रैंड होती है वो उस पर कॉपी नहीं हो रही होती। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेप्लिकेशन ऑफ DNA, और इससे अगला जो प्रोसेस है वो है कि रेप्लिकेशन होने के बाद हुआ क्या था। तो रेप्लिकेशन हो चुकी, उसके बाद इसकी प्रोटीन्स बन चुकी, अब सेल रेडी है टू बी गो इनटू द माइटोटिक डिवीजन, यानी कि वो डिवाइड होने के लिए अब रेडी है। अब वो जाएगा माइटोटिक फेज में। माइटोटिक फेज में डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सेल वो डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी तरह की माइटोटिक डिवीजन होनी चाहिए। मतलब कि या तो होगी माइटोसिस या फिर होगी मियोसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मियोसिस किसके अंदर होती है? गैमीट सेल्स के अंदर हो रही होती है। और माइटोसिस आम तौर पर जो सोमैटिक सेल्स हैं हमारे, जिन सोमैटिक सेल्स, ये भी आपने ज़हन में रखना है। हमारी बॉडी में 2 तरह के सेल्स, सोमैटिक सेल्स और दूसरे होते हैं जर्म लाइन सेल्स। सोमैटिक सेल से बनती है बॉडी एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और जर्म लाइन सेल्स से बनते हैं गैमीट सेल्स। और गैमीट सेल्स कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स? एग सेल एंड स्पर्म सेल। तो इस तरह से ये आगे डिपेंड करेगा कि कौन सी सेल डिवीजन होनी है। तो लेकिन उससे पहले सेल डिवीजन होने से पहले रेप्लिकेट हो चुका होगा, तभी उसके अंदर डिवीजन होगी। एक और आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलो डियर स्टूडेंट्स, कि मियोसिस हमने पढ़ा था कि ये 2 फेजेस में हो रही है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़े की बात है ये कि मियोसिस 1 में जाने से पहले सेल तो जा चुका है, रेप्लिकेशन उसकी हो चुकी है, यानी वो एस फेज से गुजर चुका है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सेल मियोसिस 2 में जाएगा तो यहां पर जो एस फेज है वो नहीं होगी। मियोसिस 2 के अंदर जो एस फेज है नहीं होगी, क्योंकि ये सेल था, इसके पास थे 46 + 46, ये 2 में डिवाइड हुआ, मियोसिस 1 हुई, मियोसिस 1, तो ये 2 में डिवाइड हुआ, तो ये इनके कितने क्रोमोसोम आ गए? इसमें भी 46 और इसमें भी 46, क्योंकि इससे पहले इसकी रेप्लिकेशन हो चुकी है। अब जब मियोसिस 2 होनी है तो इन दोनों से 2-2 सेल बनने हैं। तो अब इनके अंदर कितने रह जाएंगे? 23। तो ये कब हुआ? जब मियोसिस 2 हुई। लेकिन अगर ऐसा होता कि मियोसिस 2 में भी फिर रेप्लिकेशन हो जाती तो ये 46 + 46 दोबारा से हो जाता, और जो गैमीट सेल्स बनते उनके अंदर फिर 46 हो जाता। तो इसलिए तो आपने ये मियोसिस का सिग्निफिकेंस पढ़ा था कि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करने में हेल्प करती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि अगली नस्लों के अंदर क्रोमोसोम नंबर को भी मेंटेन करती है। सो होपफुली आपने ये चीज़ें सारी क्लियर कर ली हैं। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम वर्किंग ऑफ DNA के एतबार से डिटेल से बात करेंगे। उसमें भी क्रोमोसोम, इसमें जीन्स कहाँ पर होते हैं, उसकी जीनोटाइप क्या होती है, जीनोटाइप्स की आगे कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, उसमें लोकस क्या होता है, उसको हम डिटेल के साथ देखने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने नोट किया कि एक पेरेंट DNA से किस तरह से 2 डॉटर DNA बन जाते हैं। आपने कभी यह भी गौर किया है कि बार बार जब भी हम इस हवाले से सेल डिवीजन की बात करते हैं
तो मदर सेल और डॉटर सेल, मदर सेल डिवाइड करता है तो उससे डॉटर सेल्स बनते हैं। यही टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। हमने कभी ये क्यों नहीं कहा कि फादर सेल एंड सन सेल। सो आपने इस बात को सोचना ज़रूर है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसको ज़रूर डिस्कस करूंगा आपके साथ और आपसे आंसर जानने की कोशिश करूंगा। सो अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।